साथियों, यूथ पावर के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष मिश्रा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो वैकेंसी निकली हुई है स्कूल व्याख्याता की, उसके लिए मैं सीरीज चला रहा हूं। तो उसके कुछ वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आगे के धीरे धीरे जो भी एक पॉइंट को हम कवर करते हुए जो है आगे चलेंगे। तो उसमें जो आपका इस समय जो चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसका मेन टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग। इन मेन टॉपिक जो हेडिंग है इसकी, जो कि थंबनेल पे पड़ी हुई है, उसी के पार्ट हम कई चला रहे हैं। तो उस पार्ट में आज जो है थर्ड पार्ट है इसका, जिसमें हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में वैसे जनरली जो है वो ब्रांचेस तो बहुत सी हो गई हैं आज के टाइम में, लेकिन मुख्यतः कुछ ब्रांच हैं जिसकी हम बात करेंगे। मुख्यतः 3 ब्रांचेज हैं, जिनमें है पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग एंड तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जनरली इससे क्वेश्चन कुछ देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में। तो बात करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप जानते हैं जब हम इंटर में भी पढ़ा गया है, जो बुक्स पढ़ा गया है उसमें जब डबल एंट्री बुक कीपिंग पढ़ते हैं, तो उसमें जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ते हैं, तो जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जो रिकॉर्ड करते हैं वो जनरल में आप रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद उसकी लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, समराइज करते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, मतलब उसका एनालिसिस करते हैं। इसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं और जो भी इंटरप्रिटेशन के बाद रिजल्ट आता है उसको हम एक्सटर्नल या इंटरनल यूजर को कम्युनिकेट करते हैं। तो एक्सटर्नल या इंटरनल यूजर को कम्युनिकेट करने से पहले जो काम होता है वो पूरा जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है। रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, समराइजेस एंड इंटरप्रेट्स देम बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू यूजर्स। जो भी रिकॉर्ड्स, जो भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन और इवेंट के हैं, उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको समराइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं जब यूजर को देने से पहले। तो ये क्या हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज कंसर्न विद ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऑपरेशंस, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज। जैसा कि वर्ड से लग रहा है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वो काम कर रही है, कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उस सर्विस की कॉस्ट, और कोई और भी बिजनेस ऑपरेशन या कोई एक्टिविटी कर रही है तो उसकी कॉस्ट जानने की जरूरत होती है। क्योंकि बिजनेस अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, जो भी मैनेजमेंट होता है, वो जानना चाहता है कि कॉस्ट इस प्रोडक्ट की कितनी है। यही नहीं, इसके साथ ही जो कॉस्ट के कंट्रोल की भी जरूरत होती है आज के समय में। कॉस्ट कंट्रोल की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि आदमी अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल कर लेगा तो उसको अपने प्रॉफिटेबिलिटी को सही से वो मैनेज कर पाएगा। समय रहते वो कोई सुधार कर सकता है कॉस्ट अगर कंट्रोल कर लिया तो। इसलिए कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम के थ्रू में भी इसकी मदद होती है, इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर बात आती है किसकी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज रिलेटेड विद यूजिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मेनली फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड हेल्पिंग द मैनेजमेंट इन budgeting and taking pricing decision, capital expenditure decisions and so on। कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम उन्हीं सूचनाओं का जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू मिली हुई है और कास्ट अकाउंटिंग के थ्रू मिली हुई है, इनकी सूचनाओं का यूज करते हैं।
और उसका एनालिसिस करते हैं। जैसे हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट से जो भी इंफॉर्मेशन, जो स्टेटमेंट हमें मिला, उसको हमने क्या किया, एनालिसिस किया। किसके थ्रू? फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब की मदद से हमने क्या किया, उसको एनालिसिस किया और वहां से कुछ रिजल्ट निकाला, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है किस चीज में, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। तो ये हुआ आपका ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगला पॉइंट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है रिलायबिलिटी। इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो वो एरर फ्री होना चाहिए और बायसनेस उसमें नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का पर्सनल ओपिनियन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन हो वो क्या हो, बायसनेस से फ्री हो। तो इसका मतलब वो रिलायबल मानी जाएगी, रिलायबल सोर्स मानी जाएगी। इसके अलावा रिलायबल तब मानी जाएगी जब अकाउंटिंग में जो भी रूल्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरीज हैं, उनको फॉलो किया गया हो, तो वो इंफॉर्मेशन और भी रिलायबल मानी जाएगी। नेक्स्ट है रेलेवेंस। इट मीट्स द नीड्स ऑफ यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि यूजर की नीड के हिसाब से जो है डिसीजन लेने के लिए क्या किया जाता है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है। यूजर की नीड का मतलब यह है कि यूजर को जब जिस समय पर जिसकी नीड हो और जिस चीज की नीड हो उस समय पे वो इंफॉर्मेशन मिल जाए, नहीं तो वो इंफॉर्मेशन यूजलेस हो जाएगी कि अगर समय पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो। क्योंकि अगर हम समय पे इंफॉर्मेशन पाएंगे तभी हम डिसीजन कोई ले सकते हैं, संस्था कोई डिसीजन ले सकती है जब समय पर और जिस चीज की आवश्यकता हो उस चीज का डिसीजन लिया गया। तो इसलिए जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है कि यूजर्स की नीड को ध्यान में रखा जाए। अगला है अंडरस्टैंडेबिलिटी। डिसीजन मेकर्स मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट इज प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम। डिसीजन मेकर्स के लिए जरूरी है कि वो जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनको सेम सेंस में प्रेजेंट करें, जैसा वो समझाना चाहते हैं वैसा ही उसको रिपोर्ट में प्रेजेंट करें। ये आवश्यक है। जिसको वो सूचना देना चाहते हैं उसको ऐसी भाषा में, ऐसी लैंग्वेज में इस तरह से रिपोर्ट को बनाएं कि वो समझने लायक हो। जैसा वो समझाना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही वो इंफॉर्मेशन मिले, ये जरूरी है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल तरीके से प्रेजेंट किया जाए। अगला है कंपैरेबिलिटी। Accounting reports must belong to a common period and use common unit of measurement and format of reporting. Accounting reports को क्या होना चाहिए, उसमें common period and common unit of measurement का यूज होना चाहिए रिपोर्टिंग के लिए। common period का सेंस क्या है? जैसे अगर आप किसी संस्था के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं किसी एक साल का, तो अगर 2020 में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो 2020 से ही 2020 के ही अलग अलग अदर कंपनीज के साथ आप उसका कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। मतलब क्योंकि अगर आप 2021 में करेंगे और 2020 एक कंपनी का 2020 का करेंगे, एक कंपनी का जो है एक फर्म का 2021 का करेंगे, तो इससे क्या होगा, अंतर आएगा। क्योंकि उस समय की परिस्थिति उस साल की कुछ और रही होगी, उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन देश की कुछ और रही होगी और इस समय की कुछ और है, तो दोनों में अंतर 20 और 21 में दोनों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो इसलिए क्या जरूरी है कि आप जो पीरियड लें, जो अकाउंटिंग पीरियड लें, सेम लें अगर किसी फर्म के साथ कंपैरिजन करना है, या आपको जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जो मेजरमेंट का यूनिट है, उसको भी आपको सेम लेना होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक जगह तो डॉलर का यूज किया, एक जगह रुपीस का यूज किया, तो आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी क्या करना पड़ेगा, वो भी सेम लेना होगा। तो कंपैरेबिलिटी के लिए ये आवश्यक है।
इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इन चारों टॉपिक से रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी, इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं। जब इसकी एमसीक्यू में प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग का पहला उद्देश्य क्या होता है कि अकाउंटिंग जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना। किसकी हेल्प से? हम सबसे पहले जब अकाउंटिंग की प्रोसेस जब स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में, सब्सिडियरी बुक्स में, इनमें सब में हम क्या करते हैं? सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की मदद से हम क्या कर पाते हैं? नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस जानते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानते हैं। तो प्रॉफिट या लॉस, इसके बारे में जानकारी करने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इसके बाद डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अगर जानना है, कितनी बिजनेस के पास एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, इसके बारे में जानना है तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। जो भी बिजनेस फर्म है वो क्या करती है? बैलेंस शीट बनाती है। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का इससे पता चलता है। तो अकाउंटिंग हेल्प करती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, किसकी मदद से? बैलेंस शीट की मदद से। अगला है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो भी संस्था के हित में जो भी डिसीजन लेने होते हैं, उस डिसीजन को लेने के लिए जो है मैनेजमेंट को अकाउंटिंग क्या करता है? फैसिलिटेट करता है, उनको सुविधा देता है। क्योंकि ये जो ऊपर है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनती है, इसके हिसाब से ही जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है? डिसीजन लेता है। तो मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करने में भी अकाउंटिंग मदद करता है। अगला है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जो भी इसके यूजर्स होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल यूजर्स हो, चाहे वो इंटरनल यूजर्स हो, उनको, उन यूजर्स को क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम अकाउंटिंग करती है। अगला ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। जो भी बिजनेस ने एसेट्स बनाई हैं उसको रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है बिजनेस एसेट्स को रिकॉर्ड करने का काम करता है, जो कि मैनेजमेंट को इस चीज के लिए एबल करता है, उस चीज के लिए समर्थ बनाता है कि वो उस पे सही से एक्सरसाइज कर सकें और बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ये हुआ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अगला पॉइंट है रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का रोल, accounting as a language, it perceived as the language of business which is used to communicate information on an enterprise। इसको ऐसे ही आप समझ लीजिए कि अगर हमें अपनी बातों को कहना है किसी से, तो हमें एक लैंग्वेज चाहिए जिसके माध्यम से हम उसको कम्युनिकेट कर सकें और जो उस किसी व्यक्ति को वो समझ में आ सके। तो वैसे ही अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज है किसी भी बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए क्या है? अकाउंटिंग लैंग्वेज है, क्योंकि उसी के थ्रू बिजनेस सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में पाता है। अगला है एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। इट इज व्यूड एज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट एक्चुअल अमाउंट इन्वॉल्व। एक सबसे बड़ी खास बात क्या होती है अकाउंटिंग में कि हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तिथिवार, डे बाय डे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें अगर बहुत पुरानी सूचना भी लेनी है, पीछे की सूचना भी लेनी है, तो हम बहुत आसानी से हम इसको जान सकते हैं। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी जानने के लिए हम क्या करते हैं? एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की तरह हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि सारी सूचनाएं जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी ऑर्गेनाइजेशन की हुई है, उनके एक्चुअल अमाउंट जो भी जहां पे खर्च हुए हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है
ये क्या है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी रहता है। अगला है, एज करंट इकोनॉमिक रियलिटी इट इज व्यूड एज द मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू इनकम ऑफ एन एंटिटी, नेमली द चेंज ऑफ वेल्थ ओवर टाइम। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सही इनकम जानना चाहते हैं किसी एक निश्चित अवधि में, जब उस समय जो भी चेंजेज आते हैं, जो चेंजेस ऑफ वेल्थ ओवर टाइम, उसके अकॉर्डिंग तब भी हम अगर कोई चेंजेस होने के बावजूद भी अगर हम एक्चुअल रियलिटी जानना चाहते हैं तो हम किसकी हेल्प लेंगे, अकाउंटिंग की हेल्प लेंगे। अकाउंटिंग क्या करता है, करंट जो इकोनॉमिक रियलिटी है उसको जानने में मदद करता है, ट्रू इनकम को जानने में मदद करता है, क्योंकि जो वेल्थ है ओवर ए टाइम वो चेंज होती रहती है। तो उसकी करंट पोजीशन जानने के लिए कौन किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज viewed a process that links an information source, the accountant, to a set of receivers, external users by means of channel of communication। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में काम करता है, किसके बीच में, जो भी अकाउंटेंट होते हैं। कहने का मतलब जो भी अकाउंटेंट होते हैं जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन को किसी एक्सटर्नल यूजर्स को, तो जो सोर्स है वो किसके पास है, अकाउंटेंट के पास। यही जो है इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, वो किसी और आदमी को, एक्सटर्नल यूजर्स को वो कम्युनिकेट करेगा। और किसके माध्यम से कम्युनिकेट करेगा, वो अकाउंटिंग के माध्यम से कम्युनिकेट करेगा। अगला है एज ए कमोडिटी। कमोडिटी का सेंस इसमें आज में कमोडिटी के में जो है किसी सर्विस को भी रखा जाता है, प्रोडक्ट के अलावा सर्विस को भी एक कमोडिटी मानी जाती है। तो स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इज viewed as a service which in demand in society, with accountants being willing to and capable of providing it। कहने का मतलब ये है जो भी स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन होती है अकाउंट के बारे में, उसकी जानकारी जो है अकाउंटेंट को होती है, तो वो क्या करता है, वो खुद भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। बहुत से लोग उसकी सर्विस लेना चाहते हैं और ये सर्विस जो है देना चाहता है अकाउंटेंट। तो इस सुविधा को देने के लिए एक एज ए कमोडिटी की तरह ये काम करता है। ये क्या होता है, अकाउंटेंट्स बीइंग विलिंग टू एंड कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इट। वो जो है क्या करता है, वो चाहता है कि ये सर्विस देना भी चाहता है, उसके पास कैपेबिलिटी होती है और लोग लेना भी चाहते हैं ऐसी सर्विस। आजकल इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि रोल ऑफ अकाउंटिंग का रोल इन जगहों पे भी होता है। लैंग्वेज की तरह अकाउंटिंग इस्तेमाल होती है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की तरह होती है, करंट इकोनॉमिक रियलिटी जानना है तो उसके लिए है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में और एक कमोडिटी के रूप में, एक सर्विस के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अगला टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को किस तरह से किया जाता है, उसके सिस्टम किस तरह से। तो उसके दो सिस्टम हैं, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। जो सबसे परफेक्ट और जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, it is a system of accounting under which both debit and credit aspects of accounting are recorded। A transaction has two aspects, debit and credit, and at the time of recording transaction it is recorded once on the debit side and again on the credit side। ये आपको अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है एट ए टाइम, उसी समय पे। उसका दो इफेक्ट होता है कि जैसे कोई गुड्स परचेज किया गया तो आपके पास स्टॉक आया और कैश गया, तो आपने स्टॉक आया आपके पास तो आपने परचेज को क्या किया,
डेबिट किया और वो क्या नाम कैश को आपने क्या किया, क्रेडिट किया। तो एक ही समय में एक ही ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हो गए। और इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें जितने भी डेबिट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सब क्रेडिट के बराबर होते हैं। ऑल डेबिट्स इक्वल टू ऑल क्रेडिट्स। अब हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, यही चीजें हैं, लेकिन वन बाय वन, क्योंकि पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पॉइंट वाइज पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा फिर से हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इट मेंटेन्स कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो जब जर्नल एंट्री करते हैं तो हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं जो भी ट्रांजैक्शन होता है, और उसके बाद हम देखिए नरेशन भी लिखते हैं। तो हर चीज आप कंप्लीट, जो भी अकाउंटिंग होती है वो कंप्लीट होती है, उसमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भी दी जाती है और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है और साइंटिफिक तरीके से होती है। टू फोल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। अभी मैंने बताया कि हर एक ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड एस्पेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। वन एस्पेक्ट इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। एक एस्पेक्ट डेबिटेड किया जाता है और दूसरा क्या किया जाता है, क्रेडिट। द टोटल ऑल डेबिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट। ये निश्चित है कि टोटल डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर होगा। टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर होगा, ये निश्चित। अगला पॉइंट है डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड, स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के स्टेजेस। डबल एंट्री सिस्टम में क्या किया जाता है, सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ पे, जर्नल में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, जर्नल हो, सब्सिडायरी बुक्स हो या जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट क्या किया जाता है, क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल बाय पोस्टिंग देम इनटू द एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट। ये क्वेश्चन जो है बहुत आता है कि पोस्टिंग के बारे में पूछा जाता है कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, जब हम उस ट्रांजैक्शन में जब जर्नल से पोस्टिंग कर, जर्नल से लेजर में जो पोस्टिंग करते हैं, तो उसी पोस्टिंग के बारे में पूछा है एक बार क्वेश्चन कि इसको क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, जर्नल से जब लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग। तो जो भी एप्रोप्रिएट लेजर होता है वहां पे हम ट्रांसफर करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, जर्नल से लेजर में पोस्ट किया, फिर उसके बाद क्या किया, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, समराइज किया। कहने का मतलब डेबिट बैलेंस है तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल करते हैं। फिर क्या करते हैं, क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। फिर हम क्या करते हैं, फाइनल बुक को क्लोज करके, कैसे क्लोज करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो और इसी को हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं। ये क्या करते हैं, बुक्स को क्लोज करते हैं। तो ये डबल एंट्री सिस्टम की कुछ स्टेजेस, जो स्टेजेस थे इसको आप पहले भी जानते थे। आगे है एडवांटेजेस क्या है, डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस, इससे बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहला है साइंटिफिक सिस्टम। साइंटिफिक क्यों है, क्योंकि आप अभी भी बताया गया कि इसके डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं, और अगर जो ये डबल एंट्री सिस्टम है, जर्नल में रिकॉर्ड करने से लेकर क्लासिफाई लेजर में कर ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट तक पूरा बनाने तक जो ये प्रोसेस है, अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो तुरंत पता चल जाती है ज़्यादातर। तो इसलिए इसको साइंटिफिक कहा गया है। गलती एरर्स जो है वो डिटेक्ट हो जाएंगी और आसानी से चीज़ें पता चल जाएंगी। और हर डेबिट का जो है क्या होता है, क्रेडिट होता है। सिमिलरली जितने भी डेबिट होंगे उनके क्रेडिट होंगे। तो इस तरह जब लेजर अकाउंट बनाया जाता है और जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, कहीं ना कहीं एरर जो है जाके पता चल जाती है, तो उसको सही किया जा सकता है। तो इसका एक साइंटिफिक सिस्टम है जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है, और जो भी इंफॉर्मेशन इससे निकल के आती है वो क्या होती है, वो रिलायबल मानी जाती है। अगला है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका हम डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं।
कंप्लीट रिकॉर्ड ऐसे होता है कि नरेशन भी किया जाता है इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जिससे जो है उस ट्रांजैक्शन के बारे में अगर जानकारी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और साइंटिफिक तरीका होता है। इसके बाद है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट इज इंश्योर्ड विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस। हम क्या करते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक कर लेते हैं। वैसे पक्का नहीं है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही होगी, उसमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर अगर ट्रायल बैलेंस मिल गया तो माना जाता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। अगला है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से हम क्या करते हैं, जो है प्रॉफिट या लॉस को पता कर सकते हैं, ये फायदा होता है। नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट की मदद से हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी पा सकते हैं, कितनी एसेट्स हैं बिजनेस के पास, कितनी लायबिलिटीज। फुल डिटेल्स फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए पूरा डिटेल जो है डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू मिल जाता है, जिससे हम बिजनेस में कंट्रोल कर सकते हैं। कंपैरेबल स्टडी इज पॉसिबल, जब हम कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो, और जो भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं उनको हम सही से फॉलो करते हैं, सेम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स रहते हैं, जो भी जब हम उनको फॉलो करते हैं तो हम हमारी जो सूचना होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सही होती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम कंपैरेबल स्टडी कर सकते हैं, एक फर्म का दूसरे फर्म से, एक ईयर से दूसरे ईयर में, एक ही समय में आप दूसरी फर्म से कर सकते हैं, या एक साल का दूसरे साल से कर सकते हैं। इस तरह से एक ही फर्म का आप दूसरे ईयर से जो है वो क्या कर सकते हैं, कंपैरेबल स्टडी कर सकते हैं। इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है और इंटर फर्म कंपैरिजन होता है, तो कंपैरेबल स्टडी भी पॉसिबल होती है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में मैनेजमेंट को बहुत मदद मिलती है। किसकी वजह से, डबल एंट्री सिस्टम की वजह से। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिसअप्रोप्रिएशन, जो भी अभी मैंने बताया कि बहुत आसान होता है, किसी तरह का अगर फ्रॉड किया गया है, कोई मिसअप्रोप्रिएशन किया गया है तो उसका पता लगाना भी आसान होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में मैंने लगभग सारी चीजें बता दी डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड। जो कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मैंने बताया दो तरह के, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, वो ज्यादा साइंटिफिक होता है, ज्यादा सही होता है, और इसको ज्यादातर संस्थाएं इसको यूज करती हैं। अगला सेकंड है जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में सिंगल एंट्री सिस्टम, या इसको बोलते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। जैसा कि आपको वर्ड से ही पता चल गया कि ये क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, क्योंकि इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। जनरली ये छोटे व्यापारी जो भी होते हैं, सोल प्रोप्राइटर वाले, वो जनरली इस तरह का यूज करते हैं, या डॉक्टर हुए या कोई पेशेवर आदमी हुए जिनको कैश को दिखाना होता है ज्यादातर, तो वो लोग जनरली सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज कर लेते हैं। तो इसमें सारे रिकॉर्ड तो किए नहीं जाते, जब सभी रिकॉर्ड होंगे नहीं तो साइंटिफिक होगा नहीं। कौन कौन से किए जाते हैं, कैश बुक मेंटेन किया जाता है या पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। जब कैश बुक और पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन किया जाता है तो सही अगर अकाउंटिंग करना है, सही इंफॉर्मेशन लेना है तो आपको सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट बोला जाता है। दिस मेथड इज नॉट साइंटिफिक, ये साइंटिफिक इसीलिए नहीं है क्योंकि आपको अगर एक्चुअल प्रॉफिट जानना है, एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन जानना है तो आपको डबल एंट्री सिस्टम जो है यूज करना पड़ेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड देता है। तो ये हुआ आज का जो है लेक्चर आपका, जिसमें हमने अकाउंटिंग से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण तथ्य जो थे वो बताए। अब इसके बाद हम अगली क्लास में अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में और भी जो बेसिक जानकारी है उसको लेकर हम आएंगे। तो आप लोग रेगुलर क्लासेस लेते रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, जिससे जो है हम जो भी सुधार हो सके उसको करें, जो भी आप लोगों का राय हो उसको हम जाने, इसलिए कमेंट आप लोग जरूर करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ जय हिंद।